मैं हरदास मुन्ना, शाह राजनीति शास्त्र विभाग, राजकन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में लॉग का अध्ययन करेंगे। लॉग के अध्ययन में भी हम पहले लॉग की जीवन परिचय, फिर इसकी पुस्तकें का अध्ययन करेंगे। इसके बाद लॉग को उदारवाद का जनक क्यों कहते हैं, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लॉग का जीवन परिचय एवं तत्कालीन परिस्थितियाँ ये देखते हैं। लॉग का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्य वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए लॉग को ऑक्सफोर्ड भेजा गया और MA की डिग्री प्राप्त कर लेने पर उसकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में ही एक शिक्षक के पद पर हुई, परंतु यह कार्य उसके लिए रुचिकर सिद्ध न हुआ और उसने उसका परित्याग करके डॉक्टरी सीखना प्रारंभ किया। एक सुविख्यात डॉक्टर से 2 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उसने डॉक्टरी करना प्रारंभ किया। इस नाते उसका संबंध लॉर्ड एशले से हो गया, जो आगे चलकर अर्ल ऑफ सेफ्टिसबरी बने। लॉग ने अगले 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ सेफ्टिसबरी के निजी चिकित्सक और विश्वासपात्र सचिव के रूप में कार्य किया। इस रूप में उसने अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने और राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थवादी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। लॉग जब केवल 10 वर्ष का था तभी इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया, जो लगभग 8 वर्ष तक चला। इस गृहयुद्ध में लॉग का प्यूरिटन संप्रदाय समिति का गठन कर दिया है। अच्छा, ठीक है। और जन्म लॉग जब 10 वर्ष का था तभी इंग्लैंड में राजपक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 8 वर्ष तक चला। इस गृहयुद्ध में लॉग का प्यूरिटन संप्रदाय प्रजापक्ष का समर्थक और राजपक्ष का विद्रोही था। इस गृहयुद्ध में प्रजापक्ष की विजय हुई। स्टुअर्ट राजवंश को निर्वासित कर दिया गया और क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1658 ईस्वी में क्रॉमवेल की मृत्यु होने पर निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया। 1660 में चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट बना। उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय 1685-88 का पार्लियामेंट से पुनः अधिकार विषय विवाद हुआ और उसका फल उसे भोगना पड़ा। अब पार्लियामेंट ने इंग्लैंड से राजकुमार विलियम को बुलाकर राजा बनाया। राजकुमार विलियम के पद ग्रहण के समय ही पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए और शासन से संबंधित अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रख ली। इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता के हस्तांतरण का यह परिवर्तन गौरवपूर्ण रखते ही क्रांति
के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति के बाद उसके औचित्य और वैधानिकता पर बहुत कुछ राजनीतिक वाद विवाद हुआ। लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष पश्चात प्रकाशित अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख में क्रांति का समर्थन किया और ऐसे सर्वदा उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज का पहले से ही कृपा पात्र था, अतः विलियम के शासन के अंतर्गत उसे कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया गया। अस्वस्थता के कारण 1700 ईस्वी में इस पद से त्याग पत्र दे दिया और 1704 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। लॉक की लगभग समस्त कृतियाँ उसकी 50 वर्ष की आयु के बाद ही प्रकाशित हुई। उसका प्रथम लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में प्रकाशित हुआ। 1690 और 92 में उसका दूसरा और तीसरा पत्र और उसकी मृत्यु के पश्चात इसी संबंध में उसका चौथा पत्र प्रकाशित हुआ। कुछ राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करने के साथ ही इन पत्रों में उसने धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपनाने पर बल दिया। 1690 में ही उसका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध प्रकाशित हुआ। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। 1690 में ही उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रकाशित हुआ। उसके कारण वह आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक समझा जाता है। अब देखते हैं लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहते हैं। यद्यपि अत्यंत प्राचीन काल से ही स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का एक महानतम लक्ष्य समझा जाता रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक विचार के केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का श्रेय उदारवादी दर्शन को प्राप्त है। स्वतंत्रता की समस्या और मानव मात्र के लिए इसकी प्राप्ति के उपायों पर जितना ध्यान उदारवाद ने केंद्रित किया है, संभवतः उतना किसी भी अन्य विचारधारा ने नहीं किया। लॉक उदारवाद के समर्थकों में निस्संदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जा सकता है। मैं बसेंगे और लिख गई गलती थी। अच्छा एकदम हाँ, अच्छा मैडम ने पकड़ लिया मुझसे, हमारा ध्यान ही नहीं गया। हाँ हाँ